हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइज, आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है विधायिका। और आज हम विधायिका के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि विधायिका जो है वो क्या है और किस प्रकार से ये काम करती है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग होती है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। और विधायिका क्या होती है? तो विधायिका सरकार का वह अंग होती है जो कानूनों का निर्माण करती है। तो कानूनों को जो बनाती है उसे हम विधायिका कहते हैं। विधायिका का मतलब ही है विधि, बनाने वाला। तो विधायिका का क्या मतलब है? वो सरकार का वो अंग जो कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, उसे हम विधायिका कहते हैं। और कार्यपालिका क्या है? तो जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका, न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर निगरानी रखती है, नियंत्रण रखता है। इसके अलावा संविधान की मौलिक व्याख्या जो है ये करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। साथ ही साथ लोगों के मौलिक अधिकारों के रक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका के पास होता है। ठीक है, तो ये तो है कि सरकार के जो है 3 प्रमुख अंग हैं और इनके क्या क्या काम हैं। आज हम बेसिकली जो पर्टिकुलर बात करने वाले हैं विधायिका के ऊपर। तो विधायिका जो है गाइस, 2 स्तर पर विधायिका देखने को मिलती है। एक जो है केंद्रीय विधायिका होती है और दूसरा जो होती है राज्य की विधायिका होती है। केंद्रीय विधायिका को हम संसद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संसद। और जो राज्य की विधायिका होती है, जो राज्यों में विधायिका होती है, उसको हम विधान मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या हमने देखा? विधायिका 2 स्तर पर जो है वो विधायिका देखने को मिलती है। कितने स्तर पर? 2 स्तर पर। केंद्रीय विधायिका और दूसरा जो है वो राज्य की विधायिका। जो केंद्रीय विधायिका होती है उसे हम संसद के नाम से जानते हैं और जो राज्य स्तर की विधायिका होती है उसे हम विधान मंडल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें तो संसद जो है ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, 3 से। क्या क्या है? एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। संसद का एक प्रमुख अंग होता है राष्ट्रपति, ध्यान रखना। और अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि संसद के अंग में लोकसभा और राज्यसभा को तो शामिल करते हैं परंतु राष्ट्रपति को वो शामिल नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है कि संसद का प्रमुख अंग होता है, तीसरा प्रमुख अंग होता है राष्ट्रपति। संसद का जो पूरा निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने के बाद ही संसद का निर्माण होता है। क्लियर है? इसके अलावा राज्य स्तर की जो विधायिका होती है जिसे हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं, वो भी 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहला जो है विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। केंद्र के स्तर पर जैसे राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है वैसे ही राज्य के स्तर पर राज्यपालों के पास शक्तियां होती है। ठीक है, तो ये तो है थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर कि किस प्रकार से विधायिका जो है एक केंद्रीय विधायिका और राज्य स्तर की विधायिका होती है। ठीक है, अगर हम संसद की बात करें तो संसद में हमने क्या देखा था कि संसद जो है 3 चीजों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज हम जो बेसिकली बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा की संरचना की, कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, इसकी संरचना कैसी है, इनके लोगों की संख्या कितनी होती है, इनका चुनाव कैसे होता है, इसके लिए योग्यताएं क्या क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं जरा सा। आगे हम अगर बात करें राज्यसभा के संरचना की तो इससे पहले हम देखते हैं कि राज्यसभा जो है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राज्यसभा को उच्च सदन, विशेषज्ञों का सदन, इसके साथ साथ में इसको स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा जो है उसको उच्च सदन भी कहा जाता है, विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन
राज्यसभा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, स्थगित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर अब हम बात करते हैं अगर इसकी संरचना की, तो राज्यसभा में जो है अधिकतम लोगों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। और ये जो 250 लोग होते हैं ये कहाँ से होते हैं, तो ये 250 लोग जो हैं वो राज्यों के होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में ये आते हैं। और इनकी जो संख्या है अलग अलग राज्यों में कि किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे चुनकर राज्यसभा में, ये उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। सपोज यूपी राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या या फिर वहाँ पर राज्यसभा में सीटों की संख्या यूपी की ज़्यादा होगी। और प्रत्येक 10 लाख लोग पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीटें जो है वो निर्धारित की गई हैं। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि जो करता है राज्यों का प्रतिनिधि करता है राज्यसभा के लोग, और इसमें जो है अधिकतम 250 लोग होते हैं। अगर हम वर्तमान में देखें तो यहाँ पर जो है 245 लोग वर्तमान समय में राज्यसभा में देखने को मिलते हैं। 245 लोगों में से 233 जो हैं वो राज्यों से आते हैं और 12 सदस्य जो हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये जो 233 लोग हैं, 233 जो पीपल हैं, ये कहाँ कहाँ से आते हैं, तो राज्यसभा में राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के भी सदस्य होते हैं। राज्य जो है हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, तो उन केंद्र शासित प्रदेशों से भी जो है हमारे सदस्य यहाँ पर राज्यसभा में चुनकर आते हैं। हालांकि सभी केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य चुनकर नहीं आते हैं, केवल और केवल दिल्ली और पुडुचेरी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ से सदस्य चुनकर आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है और इनके पास जो है कुछ विशेष शक्तियां हैं जिसके आधार पर यहाँ से ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से राज्यसभा में इनके सदस्य भी चुनकर जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके निर्वाचन की कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य आते हैं यहाँ से। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से। जनता इनको सीधा इलेक्ट नहीं करती बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं। राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। जो राज्यसभा में, जैसे कि हमने राज्य का जो विधानसभा होता है, जैसे कि हमने देखा था कि राज्यों में विधानमंडल जो है, राज्यों के जो विधायिका होती है उसको विधानमंडल के नाम से जानते हैं। और विधानमंडल में भी 3 अंग होता है, एक विधान परिषद और एक विधानसभा और एक राज्यपाल। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अमेरिका में, जैसे कि मैंने बताया कि भारत में जो है अलग अलग राज्यों में सीटों की संख्या अलग अलग है राज्यसभा में, लेकिन अमेरिका में सीटों की संख्या प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कर दी गई है, ठीक है। क्या कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है और प्रत्येक राज्य से केवल 2 सीटें जो हैं प्रत्येक राज्य को दी गई है कि आपके प्रत्येक जितने भी राज्य हैं वहां से 2 लोग राज्यसभा में चुनकर जा सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य होने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो है इधर का जो पोर्शन है इसको आप देखिएगा। तो संसद के, जैसे मैंने बताया कि 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपकी जो आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की वो
30 यानी कि 30 साल होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है? 25 वर्ष चाहिए होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले और जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो ये होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कि वो जो नागरिक है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो योग्यता है वो क्या है? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी। साथ ही साथ किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो जितने भी राजनीतिक पद हैं वो कोई लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो ये कोई लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, और अगली जो योग्यता है वो क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो योग्यताओं में ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 योग्यताएं हैं। सिंपल सा, भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर ये योग्यता किसी व्यक्ति में है तो वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य है। ठीक है, अब बनना या ना बनना वो उसके समर्थन के ऊपर निर्भर करता है। लोग उसका कितना समर्थन करते हैं और वो बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो अगर हमने देखा यहाँ पर कि राज्यसभा की संरचना कैसी है, तो अधिकतम संख्या 250 है और वर्तमान में जो संख्या है वो 245 है। ये जो सदस्य है वो कहाँ से चुनकर आते हैं? तो यहाँ ये जो है भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ से चुनकर ये सदस्य आते हैं। और राज्यसभा के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और, राज्यसभा में जो लोग चुनकर आते हैं वो जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को सीटें निर्धारित की गई हैं। ठीक है, और इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोकसभा के बारे में कि लोकसभा की संरचना कैसी है। वीडियो अगर गाइज आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इनके पास भी जो है ये नॉलेज पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन तथा जनता का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि राज्यसभा को क्या कहा जाता था? उच्च सदन, स्थायी सदन और विशेषज्ञों का सदन कहा जाता था। वहीं लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अगर इसकी संरचना की, तो संरचना जो है इसमें अधिकतम लोगों की संख्या जो है, अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 552 है। सॉरी, कितनी है? 552। लेकिन अगर वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 545 है। ठीक है, अब ये जो 545 का जो आंकड़ा है वो कैसे डिवाइड है? जैसे हम सबसे पहले अधिकतम वाले में देखते हैं। अधिकतम 552 सदस्य निर्धारित किया गया है कि लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 552 सदस्य जो है वो चुने जा सकते हैं। तो इन 552 में से 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से चुनकर आएंगे, अलग अलग राज्यों से, और 20 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आना है, ये निर्धारित किया गया है हमारे संविधान में। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कितने सदस्य हैं? 545 लोकसभा में। तो 545 में से 530 सदस्य जो है वो तो राज्यसभा से चुनकर आ रहे हैं और 13 सदस्य ही जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आ रहे हैं। आना कितना चाहिए था? 20, लेकिन आ कितने रहे हैं? 13। इसी वजह से वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। अगर 20 के 20 आते तो टोटल अभी कितना होता? 552। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है सीधा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
और लोकसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल जो है वो निर्धारित है। 5 साल इसका कार्यकाल होता है, या फिर 5 साल से पहले अगर समर्थन कोई सरकार खो देती है तब भी सरकार जो है वो गिर सकती है और लोकसभा भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, या फिर विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को भंग कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से लोकसभा को क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। अब अगर हम बात करें और इनका चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष तरीके से जनता के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों का। क्लियर है? अब अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्य होने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहली जो योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो योग्यता होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तीसरी जो योग्यता होनी चाहिए, वो व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो व्यक्ति ना तो पागल हो और ना ही दिवालिया हो। अगर ये योग्यता किसी व्यक्ति में है तो वो लोकसभा के सदस्य बनने का योग्य है और वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है और चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज विधायिका के ऊपर पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन। और आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।